बच्चों, आज 11वीं क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था थ्योरी ऑफ डिमांड, उसी में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चों जान लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट मीन्स अगर प्राइसेस राइज होंगी तो डिमांड क्या होगी, फॉल होगी। अगर प्राइस फॉल होंगी तो डिमांड क्या होगी, राइज होगी। तो इस तरह से दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो सिंपल डेफिनेशन है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, if the price of the product rises then क्या होगा, quantity demanded falls। एंड वाइस वर्सा। यानी कि वाइस वर्सा का मतलब है कि जो ये सेंटेंस लिखा है इसी का अपोजिट। तो सेंटेंस क्या है, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स देन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ फॉल्स लिखा है, यहाँ हो जाएगा राइजेस। तो ये आपका मेन डेफिनेशन हो गई लॉ ऑफ डिमांड की। और दूसरी बात क्या है, पहली बात तो ये हो गया कि ये डेफिनेशन, दूसरी बात इसी डेफिनेशन में लॉ ऑफ डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है, तो आप बताएंगे कि वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। थर्ड वन है आपका, इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। केवल और केवल चेंज को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है कि प्राइस में चेंज होने के वजह से क्वांटिटी में चेंज होगा। अब ये नहीं बता रहा कि कितने प्राइस के चेंज होने से कितने परसेंट क्वांटिटी में चेंज होगा, ये नहीं बता रहा है। इसीलिए ये क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, फ्लो कॉन्सेप्ट है, रेगुलर डिमांड होती है, पर डे पर डिमांड करता है कंज्यूमर, पर वीक पर डिमांड करता है, पर मंथ करता है, पर ईयर करता है। इसीलिए रेगुलरिटी बनी हुई है, इसीलिए ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चौथी बात क्या हो गई, शोइंग इनवर्स रिलेशन। किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक और चीज है जो आपको बताने लायक है, वो है आपका मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये इसका एजम्पशन है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इसका एजम्पशन है। एजम्पशन का मतलब हो गया पहले, अदर थिंग्स का मतलब हो गया इट मीन्स, या मैं लिख देता हूं अदर थिंग्स ठीक है बच्चों। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जो मैंने आपको प्रीवियस यानी कि फर्स्ट वीडियो में बताए थे, वो थे आपके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कंज्यूमर इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और सीजन एंड वेदर। ये सारे के सारे फैक्टर्स थे। तो इनमें कोई चेंज ना हो, तो केवल और केवल चेंज किसमें हो, वो हो प्राइस में। तब जब प्राइस में चेंज होगा तब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। बाकी सारे फैक्टर्स क्या कर लिए गए, कांस्टेंट मान लिए गए, उनमें कोई चेंज नहीं माना गया। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड कांस्टेंट रहनी चाहिए, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए,
इनमें कोई और टेस्ट प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये भी क्या करेंगे, डिमांड को या तो घटा देंगे या बढ़ा देंगे। तो इस कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, केवल और केवल चेंज किसमें हो, वो प्राइस में चेंजेस हो, अदर फैक्टर्स में चेंजेस ना हो। तो यही अजम्पशन है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कोई चेंज ना हो, केवल और केवल चेंज प्राइस में हो। ठीक है बच्चों, इसके बेसिस पर इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बनेगा। वाई ओ एक्स यहाँ क्वांटिटी और यहाँ आपका प्राइस। तो अगर प्राइस ओपी है तो ओ क्यू क्वांटिटी है। अगर प्राइस डिक्रीज हो गई, ओपी से घटकर ओपी वन पर पहुंच गई तो क्वांटिटी क्यू से बढ़कर क्यू वन पर पहुंच गई। तो फॉल इन प्राइस और राइज इन क्वांटिटी, ये इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है आपका व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके क्या क्या रीजन है वही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ डीएमयू। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू। तो ये क्या बताता है, लॉ ऑफ डीएमयू बताता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज होता है। तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, इट स्टेट्स एज कंज्यूमर increase the consumption of a good, his marginal satisfaction goes on decline। तो लॉ ऑफ डीएमयू ने तो ये बता दिया कि जब एक कंज्यूमर एक कमोडिटी के कंजम्पशन बढ़ाएगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल घटेगा। अब बच्चों वो उस कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट कब परचेज करेगा, तो वो केवल और केवल एक ही कंडीशन होती है, जब उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाए, फॉल हो जाए, तब वो क्या करेगा, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा। रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल है, जैसे सेल लगती है तो ये गेट वन बाय वन फ्री, तो वहां पर आप क्या करते हो, सेम टाइप की शर्ट एक आप दो परचेज कर लेते हो, क्योंकि आपको सेम प्राइस पर क्या मिल रही है, वो दो कमोडिटी मिल रही है। जो आपने प्रीवियस एक कमोडिटी परचेज की थी अब दो मिल रही है, तो आप क्या करते हो, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हो। तो फिर यहां पर जब प्राइस उसका सेटिस्फेक्शन घटेगा तो फिर वो ओनली एक ही रीजन है कि वो प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी को बढ़ाएगा। देन क्या होगा, जब उसका सेटिस्फेक्शन घटेगा तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं, ही विल बाय more unit of that good only by reducing the price। तो जब प्रोडक्ट की प्राइसेस घट जाएंगी तभी वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएगा, अदरवाइज लॉ ऑफ डीएमयू को एप्रोवेट होने की वजह से वो उस कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो पहला रीजन हो गया। तो यहां पर यूनिट बढ़ रही है और प्राइस क्या हो रही है, घट रही है, तो इनवर्स रिलेशन हो गया। आपको मैंने अभी बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, और इसके पीछे पहला रीजन हो गया आपका डीएमयू। दूसरा रीजन है आपका इनकम इफेक्ट। यहां इनकम इफेक्ट का मतलब इनकम से नहीं है, यहां इनकम का मतलब है उसकी परचेजिंग पावर से, यानी कि उसकी रियल इनकम, और रियल इनकम का रिलेशन होता है प्रोडक्ट की प्राइस से, कंज्यूमर की इनकम से नहीं होता। यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, इसलिए यहां पर ये समझने वाली बात है
कि ये प्राइस से रिलेटेड होता है, इनकम से रिलेटेड नहीं होता। तो इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स देन कंज्यूमर्स and now he will buy more unit of that good। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, सर्दियों में पटेटो की प्राइसेस क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। और वहीं ये समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में पटेटो की प्राइसेस राइज होती है, इसीलिए हम उसकी क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारी परचेजिंग पावर चेंज होती है, उस परचेजिंग पावर के चेंज होने की वजह से हम उसकी क्वांटिटी को घटाते और बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर प्राइस के चेंज होने से, यानी कि अगर आपके पटेटो की प्राइस अभी 30 रुपीज चल रही है तो आप 1 kg परचेज कर रहे हो, अगर ये सर्दियों का टाइम आ जाएगा तो यही पटेटो आपको 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलेगा, तो आप 30 रुपी एक्सपेंड करके 3 kg पटेटो परचेज कर सकते हो। तो ये आपकी परचेजिंग पावर होगी, यहाँ पर इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पर इफेक्ट पड़ा प्रोडक्ट की प्राइस का। ठीक है, थर्ड वन है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है कि जब एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के साथ सब्स्टिट्यूशन रिलेशन है, यानी कि दे आर कंज्यूमिंग इन प्लेस ऑफ वन अनदर, तब एक कमोडिटी की प्राइस के बढ़ने से और दूसरी कमोडिटी की प्राइस पर कोई चेंज ना होने की वजह से कंज्यूमर क्या करेगा, वो जो रिलेटिवली चीप गुड है उसे कंज्यूम करेगा और जो रिलेटिवली एक्सपेंसिव है उसे कंज्यूम करना बंद कर देगा। तो यहां प्राइस बढ़ी दूसरी गुड की और डिमांड बढ़ गई किसी दूसरी गुड की। तो व्हेन गुड्स आर हैविंग substitute, then rise in price of गुड X, तो X की प्राइस राइज हुई तो क्या होगा, देन कंज्यूमर बाय गुड Y as it is relatively cheaper। तो गुड बाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे पेप्सी और कोको कोला की बात करते हैं तो पेप्सी और कोको कोला एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर प्राइसेस किसकी बढ़ जाएं, प्राइसेस बढ़ जाएं पेप्सी की और कोको कोला की प्राइस में कोई चेंज ना हो तो कोको कोला रिलेटिवली चीप हो जाएगा किससे, पेप्सी से। तो फिर कंज्यूमर क्या करेगा, कोको कोला के कंजम्पशन बढ़ाएगा और पेप्सी के कंजम्पशन घटा देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसके बाद आता है थर्ड वन, फोर्थ है बच्चों, वो है आपका डिफरेंट यूजेज। बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती है जिनके बहुत सारे यूजेज होते हैं। जैसे मिल्क ले लो एग्जाम्पल के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी ले लें एग्जाम्पल के रूप में। तो अगर इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इनके यूजेस घट जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आपका पहले चार्जेस 1 रुपी और 2 रुपीज हुआ करता था, अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके 7 रुपीज पर यूनिट हो गए हैं। तो लोगों ने क्या किया, इसके कंजम्पशन घटा दिए। जैसे पहले हीटर भी चलते थे, इंडक्शन चलता था, पानी की रॉड जलती थी, उनके कंजम्पशन क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गए और इसके वजह से उसके कंजम्पशन क्या हो गए, घट गए। फिर है आपका नंबर कंज्यूमर।
जब प्रोडक्ट की प्राइसेस में चेंजेस आते हैं, या तो घटती है या बढ़ती है। अगर घट जाती है तो वो जो कंज्यूमर पहले उस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, वो उन्हें कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर थे वो बाजार छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो अब उस प्राइस पर परचेज करना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से ये आपके 5 कॉजेज हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। टॉपिक है बच्चों, वो है आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शन क्या होते हैं? जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, वो अप्लाई नहीं होता, ऑपरेट नहीं होता, वो केसेस कहलाते हैं एक्सेप्शन। तो कहां का अप्लाई नहीं होता? तो सबसे पहला है आपका गिफिन गुड। गिफिन गुड के केस में लॉ अप्लाई नहीं होता। गिफिन गुड क्या होती है? ये वो इंफीरियर गुड होती हैं जो हाई प्राइस पर जिनकी डिमांड ज्यादा की जाती है। तो सिंपल, दीज आर दोज इंफीरियर गुड which demanded high at higher price। तो सबसे पहले इसे रॉबर्ट गिफिन नाम के इकोनॉमिस्ट ने फाइंड आउट किया, इसीलिए इसे गिफिन गुड कहते हैं। तो ये आमतौर पर वो गुड होते हैं जैसे मोटे अनाज होते हैं, जिन्हें पुअर पीपल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर उनकी प्राइसेस हाई हो जाती है तो वो रिलेटिवली चीप होते हैं, इसीलिए उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जिनकी प्राइस हाई होगी उनकी डिमांड फॉल होगी। लेकिन ये वो इंफीरियर गुड है जहां पर आपकी हाई प्राइस पर प्राइजेस के बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है। तो अभी बताया था रीजन कि ये रिलेटिवली दूसरे प्रोडक्ट के क्या होते हैं? चीपर होते हैं, इसलिए इनकी डिमांड भी बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ती है। और इस कंडीशन में लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये कंडीशन डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रही है और हमारा लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन को शो करता है। ठीक है। दूसरा है आपका कॉन्स्पिशियस गुड। ये भी हाई प्राइस्ड वैल्यूड गुड होती हैं। तो दीज आर दोज लग्जरियस गुड which demanded high at higher price। तो ये भी गुड ऐसी होती है जो लग्जरियस गुड होती हैं। इन गुड को एक कंज्यूमर शो ऑफ के लिए खरीदता है। जैसे महंगी से महंगी गाड़ी, एक रिच पर्सन के पास अगर देखा जाए तो 4 लोग फैमिली में और 4 गाड़ियां हैं, और वो भी एक्सपेंसिव हैं। तो वो 4 गाड़ियां क्यों खरीद रहा है? उसने 4 4 व्हीलर या 4 कार इसलिए खरीदे क्योंकि वो शो ऑफ करना चाहता है। तो ये हाई प्राइस्ड गुड होती हैं और इनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कंज्यूमर शो ऑफ के लिए परचेज करता है। और इस पर जो ज़्यादातर इफेक्ट काम करता है उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। यानी कि गुड इसलिए खरीदी जाएगी कि वो देखा देखी खरीदी जाएगी कि उसके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं, मेरे पास ऑडी नहीं है तो उनके पास ऑडी है। इस तरह से जो है खरीदी जाती हैं, जबकि उनकी उतनी डिज़ायर नहीं होती जितनी की वो होनी चाहिए। ठीक है। फिर तीसरा आता है नेसेसिटी। नेसेसिटीज के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता, क्योंकि इनके कंजम्पशन पोस्टपोन्ड नहीं किए जा सकते, अवॉइड नहीं किए जा सकते। तो दीज कंजम्पशन ऑफ दीज गुड can't be
avoided as these are essential for life. If price of these goods rises, then demand also rises. ठीक है, जैसे अगर डॉक्टर ने 1 रुपए की टैबलेट लिखी है वो भी उतनी ही खानी है। अगर वो 1000 रुपए की टैबलेट होगी तो डॉक्टर ने जितनी बताई होगी तो हाई प्राइस हो गई, 1 रुपए और 1000 रुपए में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, तो वो उसी कंजम्पशन करने ही पड़ेंगे, उनके कंजम्पशन अवॉइड नहीं किए जा सकते, इवन प्राइजेस क्या हो जाएं, हाई क्यों ना हो जाएं। जैसे अभी कोरोना काल में, बच्चों एक और बात बता देता हूँ, ये कोरोना काल में केस स्टडी आना स्टार्ट हो गई है। एग्जाम में आपको केस स्टडी मिलेगी। तो अगर नेसेसिटी की बात की जाए, कोरोना काल में सैनिटाइजर और मास्क ये आपके एसेंशियल हैं। तो यहाँ पर शुरू में जब मास्क जो आज 2-2 रुपए के और 5-5 रुपए का मास्क मिल रहा है, वो उस टाइम पीरियड में 50 रुपए और 100 रुपए तक के मास्क बिक गए। ऐसी सैनिटाइजर जो आज 20 रुपए और 50 रुपए की बॉटल मिल रही है, वो उस टाइम पीरियड में 200-200 रुपए और 500-500 रुपए की बॉटल तक बिक गई। तो यहाँ पर वो नेसेसिटीज थी, इसलिए उनके प्राइजेस हाई होने के बाद भी डिमांड ज्यादा थी, अवॉइड नहीं किए गए उनके कंजम्पशन। तो ये वो केसेस हैं जहां पर लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लॉ ऑफ डिमांड, उसके एजम्पशन और उसके डाउनवर्ड होने के रीजन और प्लस उसके एक्सेप्शन केसेस कौन से हैं, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो और जो लास्ट टॉपिक है वो आपको बस एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।